सो हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री है स्पेक्ट्रम, उसका जो चैप्टर नंबर 19 है, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसको देखते हैं। आई थिंक 15-20 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको 2 पेजों में समराइज कर दिए चार चैप्टर के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको 2 पेजों में हम समराइज करके आपको बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो याद रखना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जो है 19वां चैप्टर है। तो इसमें चैप्टर स्टार्ट होता है कलकत्ता सेशन से। तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि कलकत्ता का सेशन दिसंबर 1928 में जो हुआ था, तो उसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे और यहीं पे नेहरू रिपोर्ट जो है उसको अप्रूव किया जाएगा, नेहरू रिपोर्ट को, ठीक ना। और जे एल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है, जे एल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति जो हैं, वो डोमिनियन स्टेटस की जो मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते और वो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, जिसमें कि बाद में जब नेहरू के अध्यक्षता में 1929 में जब कांग्रेस का सेशन होगा तो वहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को रखा जाएगा। वो आगे हम लोग देखेंगे। इस सेशन का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को यहाँ पे बनाया गया था। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था इसी सेशन के तहत दिसंबर 1928 में। चलिए अगला पॉइंट याद रखते हैं, मेरठ कॉन्स्पिरेसी। अब देखिएगा अगला पॉइंट जो है मेरठ कॉन्स्पिरेसी। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी जो है मार्च 1929 में हुआ था। मार्च 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी हुआ था, जिसमें कि जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में जो बॉम्ब का जो धमाका किए थे, कौन किए थे? तो भगत सिंह और बी के दत्त, बटुकेश्वर प्रसाद दत्त थे, वो किए थे। तो अप्रैल मतलब में ये धमाका किए थे वो लोग। तो इसी को मेरठ कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। इसी को मेरठ कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। देखिए बॉम्ब एक्सप्लोजन किए थे, कौन किए थे? भगत सिंह, बी के दत्त, सब में एक बी बी कॉमन है। याद रखिएगा कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी बॉम्ब एक्सप्लोजन जो हुआ था सेंट्रल असेंबली में, वो किए थे, कौन किए थे? बी, यानी भगत सिंह, बी 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 के दत्त, बी के दत्त। चलिए आगे याद रखते हैं हम लोग 1929 में इंग्लैंड में लेबर गवर्नमेंट आ चुकी थी और जो उसको लेड कर रहे थे वो रामसे मैकडोनाल्ड उनका नाम था, ठीक ना। और जो इंडिया के जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था वेड गेवोड बेन, वो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे। चलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे है इरविन डिक्लेरेशन, 31 अगस्त 1929। इरविन डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग पढ़ते हैं, जो गांधी इरविन पैक्ट पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए किया गया था, तो उस सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉरी तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है। तो इरविन एक्ट देखते हैं। इरविन डिक्लेरेशन 31 अक्टूबर 1929 को हुआ था और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस बेसिकली ये था कि जो ब्रिटिश का पॉलिसी है उसको फिर से रीस्टोर किया जाए, इंडियंस का जो फेथ उस पे है उसको बनाया जाए, रीस्टोर किया जाए उसके इंडियंस के फेथ को। फेथ क्यों रिस्टोर किया जाए? क्योंकि इससे पहले बहुत सारा डिमांड था, बहुत सारी चीज़ें थी, जो प्रॉमिस कुछ और करते थे ये लोग और लेकिन उसको फुलफिल नहीं करते थे। तो इस वजह से हम लोग पूर्ण स्वराज का मतलब तरफ बढ़ रहे थे डोमिनेंस को छोड़ करके। तो इनको लगा कि कुछ मतलब डिक्लेयर किया जाए जिससे इनको थोड़ी सी मतलब ये लगे कि हाँ ठीक है, मेरे लिए अच्छा सोच रहा ब्रिटिश। तो फाइनली जो डिक्लेरेशन था उसमें ये था कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन कब? अभी फिर से देखिए, डोमिनियन स्टेटस कब से बोला जा रहा दिया जाएगा, लेकिन अभी भी कोई डेट तय नहीं किया गया कि हाँ कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कुछ नहीं, बस डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो ये बातें की गई थी। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा साइमन रिपोर्ट के आधार पे, कि साइमन रिपोर्ट जो आएगा उसके बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, गोलमेज सम्मेलन कहते हैं इसको हिंदी में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उस पर डिस्कस डिबेट होगा, बार्गेनिंग होगा कि हाँ किस चीज़ों की ज़रूरत है। साइमन कमीशन किस लिए आया था हम बता चुके आप लोगों को डिटेल्स में, वो वीडियो अगर नहीं देखे तो आप लोग जा करके देख लीजिए। चलिए उसके बाद दिल्ली मैनिफेस्टो होगा। दिल्ली मैनिफेस्टो 2 नवंबर 1929 को आएगा, यानी कि इरविन डिक्लेरेशन के बाद दिल्ली मैनिफेस्टो आएगा,
दिल्ली मैनिफेस्टो बेसिकली कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसके हाई कमीशन का मीटिंग था। उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर मीटिंग में बैठे थे और वो लोग बेसिकली इस बातों पे चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों का आगे का प्लान क्या होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर के या साइमन कमीशन के रिपोर्ट को लेकर के आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के मीटिंग बुलाया गया था, कांग्रेस का मीटिंग था, याद रखिएगा। तो इसमें बोला गया था कि राउंड टेबल टू फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग डोमिनेंट स्टेटस रादर वेदर वी वेन डोमिनेंट स्टेटस रीच। तो ये बेसिकली इसमें ये भी बात की है कि देखो डोमिनेंट स्टेटस कैसे मिले, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से बताया जाए। यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस हो डोमिनेंट स्टेटस को लेकर के कि हाँ मतलब कैसे दे कैसे नहीं दे, तो वो सब चीज़ों को लेकर के हम लोग डिमांड रखेंगे। तो ये मीटिंग में कहा गया था, ठीक ना। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद ये कहा गया था एमनेस्टी ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर पॉलिसी ऑफ द कंसिलेशन। तो बोला गया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स वगैरह को जो अरेस्ट किए हैं तो उन सबको छोड़ा जाए और पॉलिटिकल कंसिलेशंस कुछ दिया जाए, ठीक ना। रिफॉर्म्स वगैरह की बात करते थे हम लोग, डोमिनेंट स्टेटस की बात तो कर ही रहे, पहले रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये सब चीज़ हुआ था। उसके बाद जो गांधी जी होंगे और मोतीलाल नेहरू होंगे, ये लॉर्ड इरविन से मिलेंगे। महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, देखिए लास्ट वाली लाइन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा होगा गांधी जी और मोतीलाल नेहरू डॉक्टर इरविन सॉरी लॉर्ड इरविन से मिलेंगे 1929 दिसंबर टाइम था, ये मंथ था उस समय। और वहाँ पे वो बताएंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो ये है उसका पर्पस ये होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस हमें कैसे दिया जाए, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा। और इसको पूरी तरीके से जो इरविन थे वो रिफ्यूज कर दिए थे डोमिनियन स्टेटस। वो बोले थे कि नहीं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल भी मतलब नहीं है डोमिनियन स्टेटस को लेकर के। हाँ वो सोचेंगे, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है साइमन कमीशन के रिपोर्ट को लेकर के, जो कि मतलब एकदम से सिरे से नकार दिए थे। तो हम लोग भी प्लान किए थे कि नहीं, हम लोगों को भी शामिल नहीं होना तब ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। तो देखिए लाहौर सेशन होगा, लाहौर सेशन 1929 में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कांग्रेस का। अगर कांग्रेस के सारे सेशन में अगर कहा जाए तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेशन है ये लाहौर सेशन, कराची सेशन, ये सब सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, लखनऊ सेशन। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, इसका हर एक एक पॉइंट। तो लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष JL नेहरू होंगे, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होंगे। और पहली दफ़ा इसी सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखा जाएगा और कांग्रेस अपना गोल को शिफ्ट कर देगा डोमिनियन स्टेटस से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ, कि हमको आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, डोमिनियन स्टेटस की बात आप दूर दूर तक नहीं की जाएगी। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी बाइकआउट किया जाएगा। क्यों बाइकआउट किया आप समझ में आ रहा है, क्योंकि हम गांधी जी और मोतीलाल नेहरू जाकर के इरविन से मिले थे, उन्हें कन्विंस किए थे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डोमिनियन स्टेटस की बात की जाए, तो वो तो नकार दिए थे। तो हम लोग उससे भी एक कदम आगे बढ़ करके पूर्ण स्वराज की बात करते हैं अब, और यहाँ तक कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी बाइकआउट करते कि उसमें भी शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसको कहा गया था कि सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट को लॉन्च करिए आप लोग अपने अपने इलाके में। और इसी मीटिंग में कहा गया जितने भी मेंबर है लेजिस्लेचर्स के वो सब रिजाइन कीजिए, याद रखिएगा। यानी कि आप लोग टैक्स मत दीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट स्टार्ट कर रही थी प्रोविंस में, वो टैक्स देने से मना कर रही थी किसी को सॉरी टैक्स देने से मना कर रही थी। और इसी मीटिंग में सारे लेजिस्लेटिव मेंबर से अपील किया गया था कि वो रिज़ाइन कर दीजिए अपने अपने पोस्ट से, ठीक है ना। याद रखिएगा कि रिज़ाइन का अपील किया गया था। 26 जनवरी 1930 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, 26 जनवरी 1930। इसी दिन हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे की डिक्लेयर किए थे और पहला इंडिपेंडेंस मनाएंगे इसी दिन को, ये डिक्लेयर किया गया था। और इसी डेट के सिग्निफिकेंस को याद रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग संविधान को इसी दिन कंप्लीट तरीके से मतलब लागू किए हैं, ताकि इस दिन को भुलाया ना जाए। चलिए, तो उसके बाद ये सब हो गया। अच्छा, गांधी अल्टीमेटम देते हैं 11 डिमांड का, और वो कहते हैं कि इस डिमांड को आप 31 जनवरी 1930 तक फुलफ़िल कर दीजिए, अदरवाइज हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो डेडलाइन दिया गया था 31 जनवरी
आप लोग देख रहे होंगे 11 डिमांड महात्मा गांधी का था। 31 जनवरी 1930 को इस डिमांड को फुलफिल कर लिया जाए। डिमांड क्या है दोस्तों, बहुत ही लॉजिकल डिमांड है और आप लोग इजी से याद रख पाएंगे। जैसे कि देखिए आर्मी के बारे में कि आर्मी का एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, आर्मी पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको कम कीजिए, उसको 50% रिड्यूस कीजिए। दूसरा डिमांड होगा कि जो रिफॉर्म्स है वो सीआईडी में या आर्म्स एक्ट को लेकर के वो रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, वो रिफॉर्म्स लाया जाए, ठीक ना। तो उसको लेकर के ये मतलब गांधी का 11 पॉइंट में ये होगा। उसके बाद गांधी फिर ये इंट्रोड्यूस करेंगे रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर, यानी कि जो भी आप मतलब एक्टिविस्ट को या पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट किए हैं, जो 1930 मतलब उसमें जो मूवमेंट चलाए थे हम लोग 1920 में, 21 में, 22 में जो सब में अरेस्ट किए उन सबको रिलीज कर दीजिए, जिसमें भगत सिंह भी एक है। उनका भी डिमांड रखा जाएगा कि उनको उन सबको रिलीज कर दीजिए। उसके बाद डिमांड रखा जाए कि पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर कहा जाएगा कि आप जो मतलब रुपीज़ और अदर फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज रेशियो है उसको रिड्यूस कीजिए, यानी कि रुपीज़ का वैल्यू को बढ़ाइए, रुपीज़ के वैल्यू को डिक्रीज मत कीजिए। उसके बाद डिमांड किया जाएगा कि कोस्टल शिपिंग होनी चाहिए, रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस होना चाहिए। उसके बाद डिमांड किया जाएगा कि लैंड रेवेन्यू को 50% से रिड्यूस कीजिए, जो आप इतना हाई टैक्स लगाते हो उसको ख़त्म कीजिए। उसके बाद फिर डिमांड किया जाएगा कि सॉल्ट का टैक्स को ख़त्म कीजिए, क्योंकि कॉमन लोग इसको यूज करते हैं, इस पर टैक्स अच्छी बात नहीं है। उसके ये सब कुछ डिमांड होंगे गवर्नमेंट का, राइट। उसके बाद इस अगर इसमें अल्टीमेटम दिया जाता है कि ये डिमांड को नहीं मानते हैं तो हम लोग सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। और हुआ वही दोस्तों, डिमांड को नहीं माना गया और इसी वजह से महात्मा गांधी डांडी मार्च यानी सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे डांडी से, वहाँ से मार्च करेंगे और स्टार्ट करेंगे 12 मार्च को, और 6 अप्रैल को वो ये नमक का कानून को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो डांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट किए थे, डांडी से स्टार्ट किए थे, ठीक है। 12 मार्च को स्टार्ट करेंगे और 6 अप्रैल को ख़त्म करेंगे अपनी जर्नी को। लगभग 24 दिनों का ये कुछ जर्नी रहा उनका। सत्याग्रह अलग अलग जगहों पे कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा था, तो उस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चलिए तमिलनाडु में देखते हैं। तमिलनाडु में जो है अप्रैल 1929 में सी राजा गोपालचारी के लीडरशिप में तमिलनाडु में सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, ठीक ना। बस एक एक पॉइंट में आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा याद नहीं। मलाबार में पूछ सकता है वैकोम सत्याग्रह हो रहा था के केलप्पन के लीडरशिप में हो रहा था, और भी लीडर थे वहाँ पे, पी कृष्णा पिल्लई थे, ठीक ना। उसके बाद आंध्रा में भी हो रहा था। उसके बाद आपको उड़ीसा में हो रहा था, गोपाल बंधु के लीडरशिप में हो रहा था। बंगाल में बात करें तो बंगाल में हो रहा था ये सत्याग्रह। बिहार से जो लोग हैं या बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में चंपारण में, सारण जिला में हुआ था। पटना में ये नखास कोई पोखर है वहाँ पे, उस पोखर को चुना गया था सॉल्ट के कानून को तोड़ने के लिए, ठीक। उसके बाद अंबिका कांत सिंह जो है वो सॉल्ट कानून को तोड़ेंगे वहाँ पे। फिर वहाँ पे ये अपील किया गया था बिहार में कि चौकीदारी टैक्स जो है उसको मत दीजिए, चौकीदारी टैक्स को बंद कर दीजिए। अच्छा, दो नाम है, बोंगा माझी और सोमरा माझी। तो ये दोनों हजारीबाग में एक मूवमेंट चलाएंगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स का होता है, जिसको संस्कृताइजेशन मूवमेंट कहते हैं, ठीक ना। तो ये मूवमेंट याद रखना है आपको, बोंगा माझी और सोमरा माझी। उसके बाद जमींदार जो है, बड़े बड़े जमींदार, वो इस मूवमेंट सब में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो जहाँ तक कि गवर्नमेंट के लिए ही लॉयलिस्ट थे। तो ये बात आपको याद रखना। चलिए अगला पॉइंट है पेशावर। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको बहादुर खान भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, तो वो लीड कर रहे थे मूवमेंट को, ठीक ना। वहाँ पे जो पख्तून ट्राइब्स है वो पख्तून ट्राइब्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और खुदाई खिदमतगार करके एक कैंपेन भी चला था, जो रेड शर्ट भी कहते हैं उसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो आगे है ये धरसाना में, गुजरात में 21 मई 1929 को सरोजनी नायडू और इमाम साहेब और मनीलाल गांधी जी के जो बेटा हैं ये सब सॉल्ट कानून को तोड़ेंगे। ये सब एरिया इंपॉर्टेंट है, फेमस एरिया है, ये सब एरिया आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन लीड किए थे। उसके बाद अगर मणिपुर नागालैंड की बात करें तो रानी गाइडिनल्यू जो है जो अपने कजन हैपोवू, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट टाइप का नाम आपको रहेगा, तो आप इतना तो लॉजिक लगा लीजिएगा
कि नॉर्थ ईस्ट टाइप का नाम होगा तो उस पर टिक कर देना कि हम मणिपुर और नागालैंड में कौन लीड किए थे, राइट। और तेज बहादुर सप्रू की बात करें, एमएल जयकर की बात करें, ये लोग नेगोशिएटर थे बिटवीन गांधी एंड दी गवर्नमेंट। मतलब गांधी जी जो मूवमेंट स्टार्ट किया उसके लिए, और गवर्नमेंट चाह रहे थे कि मूवमेंट ना हो, तो इन सब चीज़ों के बीच में कोई ब्रिजिंग होना चाहिए जो कम्युनिकेट करे, तो उसके लिए तेज बहादुर सप्रू थे और एमआर जयकर थे। चलिए, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है फाइनली, जब नेगोशिएशन होगा, एक जगह बैठा जाएगा, हाँ भाई बताइए आपकी क्या डिमांड है और हम किस चीज़ों को फुलफिल कर पाएंगे, तो उसके लिए एक पैक्ट साइन होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट कहते हैं। वो मार्च 1931 को होता है। इसमें गांधी जी का कुछ डिमांड होगा और फिर जा कर के उस पर इरविन का कुछ ये चीज़ें होगा। तो गांधी जी का जो डिमांड था वो हम लोग 11 पॉइंट से देख चुके हैं कि क्या क्या डिमांड था। गांधी जी उसी डिमांड को लेकर के अपने अडिग रहते हैं। तो इरविन उस किस किस डिमांड को माने उसको देखते हैं। तो इरविन मानते हैं कि ठीक है, रिलीजियस पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करते हैं तो हम उसको रिलीज कर देंगे, लेकिन जो वायलेंस में कन्विक्ट है उसको नहीं छोड़ेंगे। यानी जो वायलेंस की है उसको नहीं छोड़ेंगे, बाकी जो ऐसे मतलब नॉन वायलेंस में थे उनको पकड़ लिए, उनको छोड़ देंगे। तो भाई उनको तो वैसे भी छोड़ना ही चाहिए था आपको। मेन मसला था जो वायलेंस के जो हमारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे उनको, जैसे भगत सिंह हो गए ये लोग, तो उनको नहीं छोड़ेंगे, उनका बातों को नहीं मानते ये। उसके बाद फाइन वगैरह जो है वो फाइन में छूट दिया जाएगा। उसके बाद ये बोलेंगे कि जो लैंड को हम लोग ले चुके हैं, एक्वायर कर लिए मूवमेंट की वजह से, जो सब मूवमेंट करा था उसका लैंड एक्वायर कर लिया, कुछ ऐसा हुआ, तो जो बेचा नहीं गया थर्ड पार्टी को वो रिटर्न कर दिया जाएगा। ये देखिए कैसा अटपटा मतलब बातों को माने, रिटर्न जो नहीं बेचे वो रिटर्न कर देंगे, तो करना ही था। उसके बाद बोलेंगे कि चलिए राइट टू मेक सॉल्ट जो है वो पर्सनल कंजप्शन के लिए हम दे देंगे आपको, घर के लिए आप बनाना चाहते बनाइए, लेकिन बिजनेस खोलिएगा तो उसके लिए हम आपको नहीं देंगे, राइट, ठीक ना। उसके बाद इमरजेंसी जो हम लागू कर दिए ऑर्डिनेंस है तो उसको हम हटा लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। इन सब चीज़ों पे ये मान जाएंगे, ठीक। उसके बाद ये, हाँ, lenient ट्रीटमेंट हो रिजाइन, जो गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिए उसके साथ हम हार्श बिहेव नहीं करेंगे या उसको अलग निगाहों से नहीं देखेंगे, lenient बिहेव करेंगे उसके साथ, सिंपल सा मतलब था। अच्छा, किन किन बातों को नहीं माने, तो ये दो मेजर बातें हैं, जैसे कि मतलब पुलिस इंक्वायरी जो है, मतलब इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, पुलिस जो ज़्यादा ये किया है, नाइंसाफ़ी किया, उसको लेकर के इंक्वायरी किया जाए, तो उस बातों को नहीं मानते ये। उसके बाद भगत सिंह के और जा कर के उसके साथ जो उनके साथी थे उनके मतलब ये क्या कहते हैं, उनके फांसी का को ख़त्म करने की डिमांड थी, वो भी बातों को ये नहीं मानते हैं। और यही बातों को फिर कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेंगे तो आगे चल के आप देखेंगे कि भगत सिंह को फांसी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, गांधी किन किन बातों को एक्सेप्ट करते हैं, अब इरविन एक्सेप्ट करेंगे तो गांधी जी को भी एक्सेप्ट करना होगा कुछ कुछ बातें। तो गांधी जी एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट किए उसको विड्रॉ कर लेते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। और दूसरा मानते हैं कि ठीक है, आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है उसमें हम पार्टिसिपेट भी करेंगे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का प्रॉमिस भी ले लेते हैं। चलिए कराची सेशन देखते हैं हम लोग। 29 मार्च 1931 को हुआ था। बोले ना कि कुछ कुछ सेशन है जो कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से लाहौर हो गया, कराची हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली पहला दूसरा तीसरा ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। कराची सेशंस के जो प्रेसिडेंट थे वो सरदार पटेल साहब थे, सरदार पटेल थे कराची के प्रेसिडेंट। उसके बाद इसमें जो दिल्ली पैक्ट यानी गांधी इरविन पैक्ट जो है उसको समर्थन दिया जाएगा, उसको पास किया जाएगा कि ठीक है ये फैक्ट, इसके अकॉर्डिंग जो बात कही गई बात मान लिया जाता है, उसको समर्थन दिया जाएगा कांग्रेस के थ्रू। उसके बाद फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को भी पास किया जाएगा, और ये सब को लीड करेंगे JL नेहरू। सॉरी, खांसी मुझे हो रही, गला में थोड़ा सा इशू है। हम लोग ये कराची सेशन देख रहे हैं, आप लोग नीचे देखिए। चलिए, उसके बाद ये हो गया कराची सेशन 29 मार्च को होता है। उसके 6 दिन पहले ही यानी 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु साहब को फांसी दे दिया जाता है।
याद रखिएगा 6 दिन पहले। और यही समय था जब गांधी जी सेशन को अटेंड करने के लिए जा रहे थे कराची, तो उसको रास्ते में पंजाब नौजवान भारत सभा जो इसके द्वारा ब्लैक झंडा, काला झंडा दिखाया गया था, ठीक ना, काला फ्लैग, ब्लैक फ्लैग दिखाया गया था। चलिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा 1930 से 31 तक। स्टार्ट कब होगा? 30 में, ख़त्म कब होगा? 31 में, ठीक ना, 1-2 महीना चलता है। तो देखिए, पहला कैसे याद रखिएगा, पहला कंप्यूटर का क्या लैंग्वेज होता है? जीरो से, पहला तो जीरो, दूसरा 1, तीसरा 2। तो पहला 0 यानी 30 में, दूसरा 1 यानी 31 में, तीसरा 2 यानी 32 में। ये याद रखिएगा, ठीक ना। 1 1 2 2 3 3 नहीं है, 1 है तो 0 है, 2 है तो 1 है, और 3 है तो 2 है। ठीक ना। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था नवंबर 1930 से स्टार्ट हुआ था, जनवरी 1931 तक चला था, ठीक ना। तो इसमें तो कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसमें बाकी सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। उसका नाम बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। इसमें कोई बताने वाली ऐसी कोई सच बात है नहीं। उसका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा, यानी गांधी इरविन के पैक्ट के साइन होने के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक ना। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब सेकेंड है तो 1 होगा, यानी 31 में हुआ है। तो इसमें गांधी, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी और रंगस्वामी अय्यर ये पार्टिसिपेट करते हैं, 3 लोग होते हैं। तो एक गांधी जी हो गए, एक मदन मोहन मालवीय जी हो गए, एक रंगस्वामी अय्यर हो गए, साउथ के हैं। और बाकी सब जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, अलग अलग प्रोविंस के, अलग अलग प्रिंसली स्टेट के, अलग अलग पार्टी के लोग, वो सब तो कर ही रहे थे। कांग्रेस को अगर मेन अगर फोकस में रखे तो पहले में वो शामिल नहीं किए हुए थे, दूसरे में शामिल हुए थे। कौन सब हुए थे? गांधी जी, मदन मोहन मालवीय और एन रंगास्वामी अय्यर। आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इस समय तक जो वॉइस रॉ थे वो मतलब बदल चुके थे, विलिंगडन आ चुके थे वॉइस रॉ के तौर पे, इरविन हट चुके थे। चलिए, इस वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम आया है, वो आउटकम क्या है? तो उसको मैकडोनाल्ड अनाउंसमेंट कहते हैं। रैम से मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के नाम पे है ये अनाउंसमेंट। तो इसमें पहला अनाउंसमेंट ये है कि 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनाया जाएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिंध को। देखिए कितना गलत है। उसके बाद दूसरा डिमांड है कि इंडियन कंसल्टिव कमेटी सेटअप किया जाएगा, ठीक, इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी सेटअप किया जाएगा। 3 एक्सपर्ट कमेटी होगा, जिसमें एक फाइनेंस का होगा, एक फ्रेंचाइज का होगा, और एक स्टेट से रिलेटेड मामला को के लिए बनाया जाएगा, ठीक। उसके बाद चौथा जो अनाउंसमेंट होता है वो होता है कि अगर इंडियंस फेल हो जाते हैं, इंडियंस फेल हो जाते हैं आपस में सहमति करके कॉमन मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तो ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड मतलब दिया जाएगा, लाइक उस सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किया जाएगा, उसको रखा जाएगा, बरकरार माना जाएगा, उसी की बात करते हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 32 में होगा, याद रखिएगा। पहला होता नवंबर, दूसरा सितंबर, तीसरा नवंबर। नवंबर 30, सितंबर 31, नवंबर 32, याद रखिएगा। और जनवरी में ख़त्म होता, दूसरा तो 31 में ही ख़त्म हो जाएगा दिसंबर में, और तीसरा दिसंबर में 32 में ही ख़त्म होगा। चलिए, तो इस तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, ऐसा ऐसा जब आउटकम आएगा तो कहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे? तो ऐसे फालतू आउटकम के लिए कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो नहीं करते हम लोग पार्टिसिपेट। उसके बाद क्या कहते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो होता है वो अपना सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट को फिर से चालू कर देगा 29 दिसंबर 1931 को। देखिए कितना बेवकूफ़ बनाया है इरविन, फुसला करके पार्टिसिपेट करवा लिया, और पूरा उधर भगत सिंह को फांसी भी दे दी है, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई सिग्निफिकेंट आउटकम भी नहीं निकला। एक तरह से तो बेवकूफ़ी बनाया गया, लेकिन हम लोग करते भी तो क्या, हमारे पास ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि उसमें पार्टिसिपेट करके अपने डिमांड को रखा जाए। चलिए, तो हम लोग देखते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद सबका जो आउटकम निकलेगा उसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड किया जाएगा, और भी कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी को दिया जाएगा। एक तरह से बांटने वाली चीज़ें करते हैं ये। तो कम्युनल अवार्ड दिया जाएगा। इसमें जो दलित होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है कम्युनल अवार्ड में, तो उसी के लिए पूना पैक्ट साइन होगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग देख लेंगे, लास्ट स्टेज पे ही है, बस 1 आध मिनट और लगेगा।
तो कम्युनल अवार्ड दिया गया था अगस्त 16 1932 को। और कौन दिए थे? मैकडोनाल्ड के, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, वही अनाउंस किए थे। जिसमें से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है, रिजर्वेशन कुछ सीटों पे माइनॉरिटी के लिए होता है और डिप्रेस क्लासों के लिए होता है। इसमें 78 सीटें जो है रिजर्व किया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम को दिया गया था, सिख को दिया गया था, यूरोपियन को दिया गया था, इंडियन क्रिश्चियंस को दिया गया था, एंग्लो इंडियंस को दिया गया था, डिप्रेस क्लास को दिया गया था, ओमन को दिया गया था, यहाँ तक कि मराठा को भी दिया गया था। समझ रहे कितना एक्सटेंड कर दिया है ये कम्युनल अवार्ड, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें तो। और डिप्रेस क्लास को 20 सालों के लिए दिया गया था। उसके बाद एग्जिस्टिंग सीट जो है प्रोविंस में उसको डबल किया जाएगा, जितना सीट है उसको डबल कर दिया जाएगा। सर मुस्लिम जहाँ भी माइनॉरिटी पे है वहाँ पे उसको उसका जो वेटेज के अकॉर्डिंग उसको वैल्यू दिया जाएगा। 3% सीट रिजर्व किया जाएगा महिलाओं के लिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। उसका डिप्रेस जो है उसको डबल वोटिंग का मामला दे दिया गया था, एक सेपरेट के थ्रू, एक जनरल इलेक्शन के थ्रू। ठीक। उसके बाद कुछ सीटें हैं जो लेबर और लैंडलॉर्ड्स और ट्रेडर्स वगैरह इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रिजर्व किया गया था। बॉम्बे प्रोविंस में 7 सीटें मराठास के लिए रिजर्व किया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद कांग्रेस क्या करते, इसको इस वाले कम्युनल अवार्ड को ना तो कांग्रेस एक्सेप्ट करेंगे और ना ही रिजेक्ट करेंगे। याद रखिएगा, न्यूट्रल पॉइंट होता है, ना तो एक्सेप्ट करेंगे ना ही रिजेक्ट करेंगे। पूना पैक्ट साइन होगा दोस्तों। पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में साइन होगा। क्यों? क्योंकि वही कम्युनल अवार्ड जो दे दिया गया था डिप्रेस क्लास को, जिसके तहत अंग्रेज की नीति थी कि इंडिया को बांट दिया जाए, तो उसको लेकर के गांधी जी आई थिंक 20 सितंबर को जेल में रहते। उस समय वो अनशन पे बैठ जाते, फास्ट अनटू डेथ पे, जिसको लेकर के अम्बेडकर साहब लास्ट में हार पछता करके मान लेते गांधी की बात, और वो कम्युनल अवार्ड को रिजेक्ट कर देते, नहीं लेते हैं। और गांधी प्रॉमिस करते हैं कि सीट रिजर्व जो है उसको बढ़ाएंगे हम लोग 71 से 147, ठीक ना। 18% टोटल सेंट्रल लेजिस्लेटिव में भी सीट रिजर्व किया जाएगा। ये प्रॉमिस के साथ ये गठबंधन होता है, जिसको पूना पैक्ट के नाम से कहते हैं। पूना पैक्ट गांधी जी की तरफ से होता है, लेकिन गांधी जी उस पर साइन नहीं करते, साइन मदन मोहन मालवीय करते गांधी के बिहाफ पे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, इसका स्थापना सितंबर 1932 में किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ये रहा आज का इतना ही। अच्छा, एक पॉइंट इस पे बीच में हम लिखे हुए हैं, हरिजन सेवा संघ का जो है इसका स्थापना कौन किए थे? ये भी गांधी जी किए थे, और इसी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए किए गए थे, ठीक ना। हरिजन वर्ड ही गांधी जी पॉपुलराइज किए हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और इसी तरह आप चैप्टर वाइज चाहते हैं कि 20 मिनट में 25 मिनट में आपको समराइज़ कर दिया जाए, और अगर ये पीडीएफ आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, इसका हम फ्रेश नोट्स बना करके भी डाल सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आप वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।